वीडियो में अपन आपके पॉलिटिकल साइंस के बचे हुए सभी टॉपिक करेंगे। रह गए थे अपने संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, विदेश नीतियां और जो समसामयिक मुद्दे हैं वो रह गए थे। वो आज अपन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और पीवाईक्यूज अपने होने वाले हैं, पूछे हुए सभी क्वेश्चन वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। एक क्लास अपनी और हो चुकी है पहले पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें पहले वाले टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो भारत की कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो ये होते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी किसकी शक्ति? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। 53 को अपन कैसे याद करेंगे कि 53 में क्या दी हुई है? शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अब अपन 3 को लिखेंगे, 3 को ऐसे 3 में एक टांग इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी इसकी क्या है? 3 टांगे हैं ऐसे। तो इसमें क्या होगी? शक्ति ज्यादा होगी। ऐसे अपन याद करेंगे। अनुच्छेद नॉर्मल ऐसे याद हो जाते हैं। तो 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्वेश्चन आगे है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 52, 54, 61, 72। इसमें है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, 44, 44 यानी चुनाव का शोर होता है। 44 अपन क्या पढ़ेंगे? 4 और क्या होगा? होगा चुनाव का शोर। यानी चुनाव किसमें है? 44 में। 44 में इलेक्टोरल कॉलेज है। ठीक है ना, इलेक्टोरल कॉलेज है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के सदस्य। शामिल नहीं होता है उनमें आता है विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश का है पर विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। आंसर आएगा 35 वर्ष। भारत का प्रथम नागरिक बनने के लिए कम से कम 35 सावन देखने जरूरी है, 35 वर्ष होने जरूरी है। क्वेश्चन आगे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इस अनुच्छेद के तहत लगता है। महाभियोग ऑप्शन है अनुच्छेद 56, 61, 72 या फिर 70। आंसर आएगा 61। ठीक है ना, 61 एक 60। राष्ट्रपति को एक साथ मिलकर संसद हटा सकती है। 61 को कैसे याद करा? 61, 61, 61 का क्या बना दिया? एक साथ। एक साथ क्या करेगी? संसद मिलकर उसको हटा सकती है, यानी महाभियोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है। ऑप्शन है 71, 72, 123 या फिर 161। आंसर आएगा 72, 72। ठीक है ना। 72, 72 को अपन क्या याद करेंगे? बेहतर याद करेंगे कि राष्ट्रपति क्षमा करके मुजरिम को जीवन बेहतर बनाता है। ठीक है ना। बेहतर यानी क्या करता है? राष्ट्रपति क्षमा कर देता है और अपना उसको मौका देता है कि तुम अपना जीवन है वो बेहतर बनाओ। क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अध्यादेश जारी करने की ऑप्शन है अनुच्छेद 123, 213, 352 या 360। आंसर आएगा 123। राष्ट्रपति ने 1, 2, 3 बोला और बिना संसद के कानून क्या बन गया? अध्यादेश बन गया। यानी ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के पास में इतनी शक्ति है कि वो 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 अंगुलियों पर ही अध्यादेश बना सकता है। ऐसे याद करेंगे। दूसरा नेक्स्ट है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध चुने गए थे, कोई विरोध नहीं हुआ उनका। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी। नीलम बिना किसी विरोध के चमकता रहा। यानी नीलम जो होता है, नीलम जो है, ठीक है ना, जैसे हीरा हो गया, नीलम हो गया, इसका कोई विरोध नहीं करता। यानी नीलम क्या है? चमकता रहा बिना किसी विरोध के, किसी ने विरोध नहीं करा। ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। त्याग पत्र रजिस्ट्रेशन किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने डिप्टी को लेटर देकर जाता है, यानी अपने नीचे वाले को लेटर देते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। किसके रूप में? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, वो कौन थे? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये थे वीवी गिरी। वीवी गिरी यानी वीवी के बिना पार्टी के पर्वत फतेह कर लिया था। वीवी ने वीवी ने क्या करा था? वीवी गिरी ने बिना पार्टी के यानी स्वतंत्र
पर्वत फतेह कर लिया था। गिरी से क्या याद करा है? पर्वत फतेह कर लिया था इन्होंने। नेक्स्ट है कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जिसने पॉकेट वीटो का प्रयोग करा था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जेल सिंह या के आर नारायणन। आंसर आएगा ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह यानी ज्ञानी आदमी ही डाकघर बिल को अपनी जेब में रख सकता है। जो डाकघर का बिल था उसमें ये प्रकरण आता है कि ये अपनी पॉकेट में ही वो रख लेते हैं, ठीक है ना। 1986 की ये बात है, यानी ज्ञानी आदमी थे, इन्होंने बोला कि चलो छोड़ो पॉकेट में डाल लेते हैं। क्वेश्चन आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, 143, 352, 356। आंसर आएगा अनुच्छेद 143, 143। 143, 143। आई लव यू कोड वर्ड। राष्ट्रपति प्यार से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट से प्यार से 143 क्या मानेगा? सलाह मानेगा, मांगेगा। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? दलित राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, के आर नारायणन, वी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी। आंसर आएगा के आर नारायणन। नारायण ने 1997 में दलित समाज का मान बढ़ाया था 1997 में। नारायण ने, नारायण नारायण यानी नारायण क्या है? सबकी सुनते हैं, दलितों की भी सुनते हैं, ठीक है ना। के आर नारायणन। क्वेश्चन आगे है कि अब तक कितने राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर एक की भी नहीं। तो ये दो की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए गुजरे थे। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, हुसैन और अहमद। क्वेश्चन आगे है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा है? अनुच्छेद 63, 64, 66 या 72। आंसर है अनुच्छेद 64 और 89। 64। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चौखट पर बैठता है। चौखट पर कौन बैठता है? राष्ट्रपति बैठता है, क्या बन के? सभापति बन के राज्यसभा में, ठीक है ना। 64 से क्या याद करी? चौखट याद करी अपन ने। क्वेश्चन फिर पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इनके चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, केवल निर्वाचित सांसद या सांसद और विधायक। आंसर आएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोनों सदनों के सभी सदस्य आएंगे। राष्ट्रपति में एमएलए आते हैं और उपराष्ट्रपति में सिर्फ एमपी यानी सभी सांसद वोट देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया गया था? जो उपराष्ट्रपति है उनको पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में या सर्वोच्च न्यायालय में। इनको हटाने के लिए राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति कहाँ का बॉस है? राज्यसभा का है, प्रदेश सभापति। तो उसे हटाने की बात भी सबसे पहले राज्यसभा ही करेगी। प्रश्न आगे है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन कितना मिलता है? किसका मिलता है? मतलब जो अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करता है तो उसको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा कि उपराष्ट्रपति का मिलेगा? ये पूछा है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति का, राष्ट्रपति का या दोनों का। इसको मिलता है राष्ट्रपति का। काम अगर उसी की जगह करेंगे, अगर कुर्सी पे उसी की बैठेंगे तो उसी का रुतबा होगा और उसी का वेतन होगा। नेक्स्ट है कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। ऑप्शन है अमित अंसारी, एस राधाकृष्णन, भैरव सिंह शेखावत या वीवी गिरी। आंसर आएगा एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ने लगातार 2 बार कुर्सी संभाली थी 52-62 में, ठीक है ना। पहले कौन थे? राधा कृष्णन, राधा और कृष्ण। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होती है? मंत्री परिषद होती है और जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति की सहायता करते हैं मिलके। ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 74, 75, 78 या 163। आंसर आएगा अनुच्छेद 74। 74। राष्ट्रपति के चारों तरफ मंत्री घूमेंगे सलाह देने के लिए। 74 को क्या याद करा? चारों तरफ, चारों तरफ, ठीक है ना। 74 को क्या याद करा? चारों तरफ याद करा कि चारों तरफ राष्ट्रपति के कौन घूमेंगे? मंत्री घूमेंगे,
इसके लिए सलाह देने के लिए, राय देने के लिए, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या बहुमत दल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 75 एक में कहा है कि बहुमत दल के नेता को प्रेसिडेंट ही बहुमत दल के नेता को प्रेसिडेंट ही पीएम अपॉइंट करता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री बनाता है बहुमत दल के नेता को, जिसका दल क्या हो? बहुमत से हो। 75 एक में ये बात कही गई है। 75 एक में क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र की मंत्रिपरिषद, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या संसद। आंसर आएगा लोकसभा के प्रति। जनता लोकसभा को चुनती है, इसलिए पूरी कैबिनेट लोकसभा की जवाबदेह है। ठीक है, लोकसभा के प्रति। प्रश्न आगे है कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी वो इंडिविजुअली किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछा है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। आंसर आएगा राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पे रहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होंगे? राष्ट्रपति के प्रति होंगे। प्रश्न आगे है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या पीएम सहित कितनी हो सकती है? यानी 91वां संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें निर्धारित करी संख्या कितनी है मंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ में? ऑप्शन है लोकसभा की कुल संख्या का 10%, लोकसभा की कुल संख्या का 15%, या फिर संसद की कुल संख्या का 15%, या फिर 20%। आंसर आएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है ना। यानी 15% का रूल चलेगा यहाँ पे, 543 का 15%, यानी अधिकतम 81-82 मंत्री बन सकते हैं। प्रश्न आगे है कि मंत्रियों को विभागों का आवंटन कौन करता है? मंत्रियों को विभाग कौन देता है अलग अलग? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर आएगा प्रधानमंत्री। यानी पीएम टीम का कैप्टन है, वही तय करेगा कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालेगा। प्रश्न आगे है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, यानी पहले पीएम कौन थे तो विदेश में जाके उनकी डेथ हुई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी की मृत्यु विदेश में हुई थी, यानी 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में शास्त्री जी ने आखिरी सांस ली थी। ताशकंद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न आगे है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राहुल गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर या नरेंद्र मोदी। सबसे युवा थे राजीव गांधी। 40 साल की उम्र में 1984 में राजीव गांधी पीएम बन गए थे। सबसे युवा थे, वो भी 40 साल के। कौन है? राजीव गांधी। प्रश्न आगे है कि विश्वास मत हारने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट वोट जो हारे थे। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एस डी देवगौड़ा। आंसर आएगा वीपी सिंह। वीपी सिंह। वीपी सिंह अपना वी यानी वोट खो बैठे थे, ऐसे याद करेंगे वीपी सिंह। ठीक है ना। वीपी सिंह क्या खो बैठे थे? वोट खो बैठे थे अपना। या फिर वीपी सिंह, वी से क्या याद कर लेंगे? विश्वास याद कर लेंगे कि क्या खो बैठे थे? विश्वास याद कर लेते थे। वीपी सिंह विश्वास खो बैठे थे 1990 में, यानी 1990 में, यानी 0 नंबर आ गया था उनके। प्रश्न आगे है कि वे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, बताओ, लोकसभा में नहीं आए थे। ऑप्शन है आई के गुजराल, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह या फिर देवगौड़ा। ऐसा करने वाले थे चौधरी चरण सिंह। बहुत आसान है ये नाम याद करना कि उनके चरण कभी लोकसभा में नहीं पड़े। चरण सिंह से क्या याद करेंगे कि उनके चरण है वो कहाँ नहीं पड़े थे? लोकसभा में नहीं पड़े थे कभी। प्रश्न आगे है कि संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन ऑप्शन है 79, 80, 81 या 82। अनुच्छेद आएगा 79। ठीक है। यानी सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे याद करेंगे, एक नाम आता है SRL, या फिर याद करेंगे सरला। नाम याद करेंगे सरला। जैसे संसद 79। ठीक है ना, 79। राज्यसभा किसमें? रे से क्या याद करेंगे? राज्यसभा 80। और ले से क्या याद करेंगे? लोकसभा 81। यानी सरला नाम एक याद करा अपन ने, 3 अनुच्छेद याद हो गए। संसद किसमें? 79 में। आर में क्या है? राज्यसभा 80 में। और क्रम वाइज है ये, 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक है ना, तीनों याद हो जाएंगे। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। प्रश्न आगे है कि भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है? संसद में क्या क्या होता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, या लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, या लोकसभा और विधानमंडल। इसमें आते हैं, संसद में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, प्लस में कौन आता है?
राष्ट्रपति आता है। ठीक है ना? कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति साइन ना करे, इसलिए वो संसद का अंग है। अपन ऐसे याद करेंगे कि संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा तो है ही, ठीक है ना? और जब तक कोई कानून बनाना होता है, राष्ट्रपति के साइन चाहिए लास्ट में उसपे, तो राष्ट्रपति भी उसका अंग माना गया है। प्रश्न आ गया है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में ऑप्शन है 245, 250, 545 या 552। अधिकतम पूछा है 250। राज्यसभा की मैक्सिमम लिमिट 250 है, 238 राज्य और 12 मनोनीत। ठीक है ना, 238 राज्य। प्रश्न आ गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है? कौन राष्ट्रपति? कहाँ पे? राज्यसभा में। तो ऑप्शन है 2, 10, 12 या 14। मनोनीत करते हैं 12, यानी 12 लोग कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा सीधे राज्यसभा में एंट्री मारते हैं। प्रश्न आ गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या एंग्लो इंडियन को हटाने से पहले कितनी थी? यानी जब एंग्लो इंडियन नहीं हटे थे, उससे पहले कितनी थी लोकसभा में अधिकतम संख्या? ऑप्शन है 545, 550, 552 या 500। तो उस टाइम थी 552। ठीक है ना? 530 राज्यों से और 20 क्या थे? यूटीएस वाले थे और 2 एंग्लो इंडियन थे। इस तरह से करके 552 संख्या होती थी। प्रश्न है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? मनी बिल की। ऑप्शन है 108, 110, 112 या 117। इसमें 110, 110। ठीक है ना? 10 का नोट यानी मनी बिल। कैसे याद करेंगे? 110, 100 और 10। क्या याद कर लेंगे? 110 ऐसे याद कर लेंगे कि 110। ठीक है ना? या फिर एक रुपए से याद कर लेंगे कि मनी बिल है। प्रश्न आगे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यानी जनता का पैसा है, तो फैसला भी जनता के सदन का होगा। जनता का मतलब लोक का। ठीक है ना? सदन का अध्यक्ष ही करेगा। प्रश्न आ गया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में के तहत बुलाई जाती है? दोनों कब मिलते हैं संयुक्त बैठक के लिए? ऑप्शन है 105, 108, 110, 111। आंसर आएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। जब दोनों सदनों में एम्बुलेंस यानी 108 की नौबत आ जाए, टकराव आ जाए, तो जॉइंट सेटिंग बुलाओ। एम्बुलेंस के नंबर 108। ठीक है ना? और जब क्या आ जाए, जरूरत पड़ जाए, टकराव हो जाए दोनों में, तो क्या हो जाएंगे? दोनों जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ना? प्रश्न आगे है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब इनकी 108 के तहत जो जॉइंट सेटिंग होती है, उसमें इनकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो यह लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति, पर मीटिंग को कंट्रोल कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न आगे पूछा गया कि बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बजट का ऑप्शन है अनुच्छेद 110, 112, 114 या फिर 266। आंसर आएगा 112। 112। सरकार एक एक रुपए का हिसाब क्या है? 112 में देती है। यानी कैसे याद करेंगे? 112। एक एक पैसे का दो हमें, दो मतलब दो हिसाब दो। ठीक है ना? तो बजट का हिसाब नहीं मांगते क्या सब? क्या किसमें क्या हुआ है, किसमें क्या हुआ है, तो एक एक दो। ठीक है ना? एक एक रुपए का हिसाब दो, ऐसे याद करेंगे अपन। प्रश्न आगे है, तो शून्य काल किसकी देन है? जीरो आवर्स जो है वो किसकी देन है? ऑप्शन है ब्रिटेन की, अमेरिका की, भारत की या फिर फ्रांस की। आंसर आएगा भारत की। भारत की है ये, संसदीय परंपरा है। जीरो की खोज भारत ने की थी। तो जीरो जीरो और यानी 12 बजे का जो टाइम है वो भी भारत की देन है। 1962 से ये स्टार्ट है। प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 22, 30, 45। प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्य होते हैं 30। 30 सदस्य होते हैं। संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। पूरे 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सिर्फ लोकसभा से आते हैं प्राक्कलन समिति में। क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? पीएससी में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 22, 30 या 10। इसमें होते हैं 22। इसमें कितने होते हैं? 22 होते हैं। यानी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 15 कहाँ से? लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये केग की रिपोर्ट चेक करती है। प्रश्न आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है? यदि राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। क्या पूछा है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है यदि राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे।
ऐसा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249, 250, 252 या 312? आंसर है 249। 249 राज्यसभा का स्पेशल पावर 249 में छिपा है। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने की शक्ति राज्यसभा को इस अनुच्छेद में प्राप्त है, यानी सर्जन कौन करे? राज्यसभा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 249, 312, 315 या 320? आंसर आएगा 312। 312 राज्यसभा नई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सर्विस 312 के तहत बना सकती है। 312 के तहत बना सकती है। ठीक है ना? क्वेश्चन आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 124, 214, 143 या 130? तो ये है 124 में। 1 2 4 एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 2 4 नहीं, यानी कितने होंगे? एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 2 या फिर 4 नहीं होते हैं, 2 या 4 नहीं होते हैं। 124 अनुच्छेद में ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उसके सहित कितने हैं? ऑप्शन है 31, 34, 35, 33? आंसर आएगा 34। सीबीआई 1 और 33 जज होते हैं, 34। ठीक है ना? 2019 के संशोधन के बाद से। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 62, 65 या 70? आंसर आएगा 65 वर्ष। हाई कोर्ट में 62 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट में देश का सबसे बड़ा कोर्ट है तो वहां पे 65 साल है, 3 साल बड़े। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? कैसे हटा सकते हैं? केवल भ्रष्टाचार, साबित कदाचार और अक्षमता, या फिर राष्ट्रपति इच्छा से या प्रधानमंत्री की सलाह से? इनको हटाया जा सकता है साबित कदाचार और अक्षमता से। अनुच्छेद 124(4) कहता है कि जज को हटाना बहुत मुश्किल है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन या फिर वाईवी चंद्रचूड़? प्रथम सीजीआई थे यहाँ पे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, हीरालाल यानी भारत के न्याय का पहला हीरा कानिया जी थे। प्रश्न आगे है कि अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा है? अपीलीय न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, परामर्शदात्री या संघीय? आंसर आएगा अभिलेख न्यायालय। 129 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिकॉर्ड के रूप में हमेशा लिखे जाते हैं, अभिलेख में लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड करे जाते हैं। ठीक है ना? प्रश्न आगे है, क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही फैसलों का पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? ऑप्शन है 137, 143, 124 या 123? आंसर आएगा 137। 137 अपनी गलती मानकर फैसला रिव्यू करने की पावर 137 में है। प्रश्न है कि दो राज्यों के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आता है? दो राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट के कौन से क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन है अपीलीय, मूल, आरंभिक या कलाकार या रीट क्षेत्राधिकार? ये आता है मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, ओरिजिनल क्षेत्राधिकार में आता है। अनुच्छेद 131 कहता है कि स्टेट स्टेट की लड़ाई सीधा ओरिजिनल रूप से सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। ठीक है ना? स्टेट स्टेट कैसे याद करेंगे? ये सेम है और ये सेम है, जैसे ये स्टेट है और ये स्टेट है, यहाँ पे कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आएगा बीच में। ठीक है ना? 131। प्रश्न आगे है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है लीला सेठ, फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर या रूमा पाल? आंसर आएगा फातिमा बीवी। फातिमा बीवी 1989 में फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के अध्ययन पर 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो 5 प्रकार की रीट जारी करें, तो ऐसा कौन से में है? अनुच्छेद 14, 32, 226 या 100, 300, 136? आंसर आएगा अनुच्छेद 32। 32 क्या होते हैं? दांत होते हैं। अगर अधिकार छीने तो सुप्रीम कोर्ट 32 दांत निकाल कर काट लेगा। ठीक है? रीट में ये पावर है। प्रश्न आगे है कि भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इलेक्शन कमीशन का। ऑप्शन है 315, 324, 326, 330? आंसर आएगा अनुच्छेद 324। 2 3 2 4 चुनाव में 2 4 पार्टियां हमेशा लड़ती हैं। चुनाव में 2 4 पार्टियां हमेशा क्या है? लड़ती है। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। 324। क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? उसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947,
26 नवंबर 1949, 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? आंसर है 25 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को चुनाव आयोग बना था। क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष 65 वर्ष आयु, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, या फिर 6 वर्ष 62 वर्ष आयु, या 5 वर्ष 60 वर्ष आयु। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए। 6 65। यूपीएससी के अध्यक्ष सीईसी दोनों का कार्यकाल 6 65 होता है। यानी जो एक तो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है और एक ये सीईसी होता है, उनके 6 65 होता है। प्रश्न है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले ऑप्शन है टी.एन. शेषन, शिवकुमार सेन, बी.एस. रमादेवी या के.वी.के. सुंदरम। आंसर आएगा शिवकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव बहुत सुकुमार तरीके से सेन जी ने करवाए थे। भारत के जो पहले चुनाव हैं बहुत सुकुमार यानी सॉफ्टली करवाए थे, स्मूथली करवाए थे। किसने? सेन जी ने करवाए थे। प्रश्न है कि भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही है? एकमात्र ऑप्शन है रमा देवी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, सुषमा स्वराज। आंसर आएगा वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी। रमा देवी जी कुछ ही दिनों के लिए 1990 में इकलौती महिला सीईसी बने थे। प्रश्न है कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग भारत में कहाँ हुआ था? ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसका। ऑप्शन है गोवा, पारुल, केरल, राजस्थान या नई दिल्ली। इसका हुआ था पारूर केरल में। पारूर केरल में 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में पहली बार ईवीएम का पार हुआ था। पारूर में क्या हुआ था? ईवीएम पार हुआ था सबसे पहले। प्रश्न आगे है कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 21 से 18। ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां, 61वां या 73वां। आंसर आएगा 61वां संशोधन 1989। 61वां 1989। 61वें संशोधन ने राजीव गांधी के समय युवाओं को 18 में वोट देने का हक दिया था। यानी 61वां जो संशोधन है उसमें राजीव गांधी जी ने युवाओं को 18 में वोट देने का हक दिया था। प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग इसी वर्तमान में कितने सदस्यीय संस्था है? कितने सदस्य हैं इसी में? ऑप्शन है 1 सदस्यीय है, 2 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय है या फिर 5 सदस्यीय है। तो ये है 3 सदस्यीय। 1993 के बाद लगातार एक चीफ होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, टोटल 3 होते हैं। 1993 में कितने हुए? 3। प्रश्न है कि वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपैट का तो पूर्ण रूप क्या है? वैलिड वोट प्रिंट ऑडिट ट्रायल, या फिर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, या फिर वोटिंग वेरिफिकेशन पेपर अकाउंट, या फिर विजुअल वोट पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, यानी वीवीपीएटी आपको एक पर्ची यानी पेपर ट्रायल दिखाता है कि वोट सही जगह गया या नहीं। वीवीपीएटी। प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा से, प्रधानमंत्री की सलाह पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ समान, या फिर केवल 2/3 बहुमत से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाएंगे। ठीक है ना। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, इसलिए सीईसी को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज जितना मुश्किल है। प्रश्न आगे है, भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू का योगदान पूछा गया है आपके टॉपिक में। तो नेहरू जी देश के पहले पीएम भी थे और 17 साल तक पहले विदेश मंत्री भी रहे थे। 17 साल तक रहे थे। प्रश्न आगे है कि गुट निरपेक्षता की नीति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है जोसेफ टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, जवाहरलाल नेहरू या फिर उपरोक्त सभी। गुट निरपेक्षता उपरोक्त सभी को मानते हैं, नेहरू जी को, नासिर को, टीटो को। एनटीटी, एनएनटी, नेहरू, नासिर, इन तीनों ने मिलकर एनएएम यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन खड़ा करा था। प्रश्न आगे है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बांडुंग, नई दिल्ली, बेलग्रेड या हवाना। पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। बेल बजी 1961 में,
यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में फर्स्ट एनएम समिट हुआ था यहाँ पे। बेल कहाँ बजी? बेलग्रेड में। क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता 1954 वाला भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन है पाकिस्तान के, चीन के, रूस के या अमेरिका के। आंसर है चीन के। भारत और चीन के। हिंदी चीन भाई भाई के नारे के साथ नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील 5 सिद्धांत पर साइन करे थे 1954 में। प्रश्न है पंचशील के 5 सिद्धांतों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, अनाक्रमण करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शामिल नहीं है वो पूछा है तो इसमें है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये नहीं है। इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हस्तक्षेप था ना, हस्तक्षेप था, हस्तक्षेप नहीं था। हस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है ना। हस्तक्षेप नहीं करना है, दूसरों के घर में ताक झांक नहीं करनी है। प्रश्न है कि नेहरू जी की एशियाई संबंधों के प्रति रुचि किस सम्मेलन में स्पष्ट हुई थी? स्वतंत्रता से ठीक पहले। ऑप्शन है बेलग्रेड सम्मेलन में, बांडुंग सम्मेलन में, एशियाई संबंध सम्मेलन में या फिर क्योटो सम्मेलन में। तो ये हुआ था एशियाई संबंध सम्मेलन में, न्यू दिल्ली, मार्च 1947 की बात है ये। आजादी से पहले ही नेहरू जी ने मार्च 1947 में दिल्ली में पूरे एशिया को बुला लिया था। नेक्स्ट है कि बांडुंग सम्मेलन 1955 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन है परमाणु निशस्त्रीकरण से, एफ्रो एशियाई एकजुटता और एनएम की नींव है, सार्क का गठन है या फिर राष्ट्रमंडल खेल है। इसका संबंध है एफ्रो एशियाई एकजुटता और एनएएम की नींव, ठीक है ना। इंडोनेशिया के बांडुंग में अफ्रीका और एशिया मिले थे, यहीं से गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, 44, 50 या 51। इसमें क्या है? अनुच्छेद 51। कैसे याद करेंगे कि 51 का शगुन देकर दुनिया भर में शांति फैलाओ। क्वेश्चन है कि शिमला समझौता 1972 का भारत और किस देश के बीच में हुआ था? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये हुआ था पाकिस्तान के साथ में। 1971 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश निर्माण के बाद। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो ने शिमला में शांति करी थी 1972 में। प्रश्न है कि ताशकंद समझौता 1966 किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ। 1966 की बात हो रही है ताशकंद समझौते की। तो इसमें थे लाल बहादुर शास्त्री जी और अयूब खान, कहाँ के? पाकिस्तान के। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद रूस ने बीच बचाव कराया था, ठीक है ना, ताशकंद समझौता। प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा को चीन मानने से इनकार करता है, ये मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ी हुई है? मैकमोहन रेखा को चीन मानने से इनकार करता है, वे किस राज्य से जुड़ी है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल या उत्तराखंड। आंसर है अरुणाचल प्रदेश से। यानी चीन अरुणाचल को अपना दक्षिणी तिब्बत कहता है, इसलिए मैकमोहन लाइक नहीं मानता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। प्रश्न है कि भारत रूस मैत्री और सहयोग कितने वर्षों के लिए हुई थी? 1971 की जो मैत्री और सहयोग संधि हुई थी वो कितने साल के लिए हुई थी? ऑप्शन है 10 वर्ष, 20, 30, हमेशा के लिए। भारत रूस के बीच में 30 वर्ष के लिए हुई थी। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, अमेरिका किसके साथ में था? पाकिस्तान के साथ में। तो इंदिरा गांधी ने रूस से 20 साल की दोस्ती की थी। प्रश्न आगे है कि कारगिल युद्ध 1999 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। इस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल जी बस से लाहौर गए थे, लाहौर घोषणा हुई थी, पीठ पीछे पाकिस्तान ने कारगिल कर दिया था। क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना 1985 में कहाँ हुई थी? 1985 में हुई थी, सबसे बड़ी बात। तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या कोलंबो। सार्क की स्थापना, इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई। साउथ एशिया के 8 देश 1985 में ढाका में मिले थे, मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में है। यानी 8 देश मिले थे सार्क के, ठीक है ना। सार्क के 8 देश मिले थे 1985 में ढाका में। प्रश्न है कि सार्क का 8वां और सबसे नया सदस्य कौन सा है 2007 में शामिल जो हुआ? ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव, ईरान। इसमें 8वां है अफगानिस्तान। 2007 के दिल्ली सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां मेंबर बनाया गया था। प्रश्न है कि गुजराल सिद्धांत 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अमेरिका से परमाणु संधि,
पड़ोसी देशों के साथ बिना किसी शर्त के से एक तरफा अच्छे संबंध बनाना, चीन से व्यापार या रूस से हथियार खरीदना। गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत कहता है कि पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा अच्छे संबंध बनाना है। गुजराल ने कहा कि बड़ा भाई होने के नाते भारत पड़ोसियों से रिटर्न की उम्मीद किए बिना मदद करेगा। ठीक है ना? यानी कोई बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, एक तरफा मदद करेगा। गुजराल सिद्धांत ये कहता है। प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐशन्य परमाणु समझौता 123 एग्रीमेंट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1998 में, 2005, 8, 2014 या 2020। ये हुआ था 2005 से 8। मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच में हुआ था। सेक्शन 123 के तहत अमेरिका, बुश और इंडिया में कौन थे? मनमोहन ने न्यूक्लियर डील की थी। प्रश्न है कि ब्रिक्स में एस किस देश को दर्शाता है? जो 2010 में शामिल हुआ था। जो ब्रिक्स में लास्ट एस है वो किस देश को दर्शाता है? जो 2010 में शामिल हुआ। ऑप्शन है स्पेन, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका या फिर जो सऊदी अरब। आंसर आएगा दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। बी से क्या याद करेंगे? बी से है ब्राजील। बी से क्या है? ब्राजील है। बी से भारत नहीं है, बी से ब्राजील है। आर से रशिया है, ठीक है ना? आई से इंडिया है। सी से क्या है? चाइना है। और इसमें एस क्या है? साउथ अफ्रीका है। 2010 में जो जुड़ा था। प्रश्न है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब और किस प्रधानमंत्री ने की थी? ऑप्शन है 1992 नरसिम्हा राव ने, 2014 नरेंद्र मोदी ने, 2004 मनमोहन सिंह या 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये करी थी 2014 में नरेंद्र मोदी ने। राव जी ने लुक ईस्ट यानी ईस्ट की ओर देखो 1992 शुरू की थी, जबकि मोदी जी ने 2014 में इसे एक्शन में बदला यानी एक्ट ईस्ट। प्रश्न है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस वर्ष करी थी? ऑप्शन है 21 में, 2022 में, 23 में या फिर 2024 में। इसकी करी थी 2023 में। 2023 में दिल्ली के भारत मंडपम में वसुधैव कुटुंबकम थीम पर ये हुआ था, ठीक है ना? यानी वन एर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रश्न है कि G20 2023 में भारत की पहल पर किस नए स्थायी सदस्य को शामिल करा था? परमानेंट मेंबर बनाया था 2023 में। ऑप्शन है आसियान, अफ्रीकी संघ, अरब लीग या फिर सार्क। ये था अफ्रीकी संघ। मोदी जी ने 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 की सीट पर बिठा दिया था और अब ये क्या हो गया? G21 हो गया। प्रश्न है कि क्वाड समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं? क्वाड जो समूह है उसमें ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका। आंसर आएगा भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक को चीन से बचाने के लिए 4 देशों ने क्वाड यानी चतुर्भुज बनाया है। भारत के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति किस देश की चिंता का विषय है? ऑप्शन है अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस। ये है चीन। चीन भारत को घेरने के लिए पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका हो गया, पाक हो गया, म्यांमार हो गया, इसमें पोर्ट्स यानी मोतियों की माला बना रहा है। प्रश्न है कि ग्लोबल साउथ का तात्पर्य मुख्यतः किन देशों से है? ऑप्शन है केवल दक्षिणी ध्रुव के देश, विकासशील और अल्प विकसित या फिर केवल अमीर देश या यूरोप के देश। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में आते हैं विकासशील और अल्प विकसित देश। जो देश गरीब या विकासशील हैं उन्हें आजकल डिप्लोमेसी में ग्लोबल साउथ कहते हैं और भारत उनका लीडर बन रहा है। प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करा? ऑप्शन है वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया। आंसर आएगा फिलीपींस। चीन के पड़ोस में फिलीपींस को भारत ने 375 मिलियन डॉलर में ब्रह्मोस थमा दी थी। क्वेश्चन है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का मुख्य फोकस क्या है? नेबरहुड फर्स्ट, अमेरिका के साथ व्यापार करना, पड़ोसियों को प्राथमिकता देना, यूरोप में निवेश करना या रूस से हथियार। इसका है अर्थ कि पड़ोसियों को प्राथमिकता देना। सबसे पहले पड़ोसी आएंगे, नेबरहुड फर्स्ट है। कोरोना में वैक्सीन भी सबसे पहले पड़ोसियों को दी थी। नेक्स्ट है कि भारत में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीएसटी से, ईडब्ल्यूएस से,
महिला आरक्षण बिल से या ओबीसी से, ओबीसी आयोग से। इसमें है महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। 106वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 51, 52, 47 या 1956। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव हुआ था। प्रश्न आगे है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन है एम ए अयंगार, जी वी मावलकर, हुकुम सिंह या फिर के एस हेगड़े। तो ये थे जी वी मावलकर। जी वी मावलकर गणेश जी के नाम से ही भारत की पहली लोकसभा का श्री गणेश हुआ था। प्रश्न आगे है कि संसद के किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता? कौन सा सदन ऐसा है जिसको भंग नहीं कर सकते? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या ग्राम सभा। आंसर आएगा राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, सदन है, परमानेंट सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा 5 साल, लोकसभा कितने साल? 5 साल। और राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन है कि संसद का कोई सदस्य कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहे तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर संसद में कोई सदस्य लगातार मतलब नहीं आता है तो कितने दिन? ऑप्शन है 30 दिन, 45, 60 या फिर 90। यानी लगातार 60 दिन। 2 महीने अगर गायब रहता है बिना परमिशन के और सीट खाली मान ली जाएगी उसकी, अनुच्छेद 101 के तहत। प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? इनकी सैलरी कहाँ से आती है? ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, राज्य सरकार से या वित्त मंत्रालय से। तो ये आती है भारत की संचित निधि से। ठीक है ना। अनुच्छेद 112 कहता है कि जजों की सैलरी संचित निधि पर भारित होती है, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। प्रश्न आगे है कि जनहित याचिका पीआईएल का जनक भारत में किसे माना जाता है? ऑप्शन है जस्टिस पीएन भगवती, कृष्ण अय्यर या फिर एच जे कानिया, दीपक मिश्रा या चंद्रचूड़। आंसर आएगा जस्टिस पीएन भगवती और वी आर कृष्ण अय्यर। 1980 के दशक में भगवती जी ने ही गरीबों के लिए पोस्ट कार्ड पर लिखी शिकायत को पीआईएल मान लिया था। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 32, 226 या 124। नागरिकों के मूल आधार का रक्षक 1900 अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचार सुप्रीम। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। संघ के सारे बड़े काम नेहरू जी ही संभालते थे। प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी भी नहीं। प्रस्तावना की बात कर रही है। इसमें 1 बार हुआ है 1976 42वें संशोधन के तहत सिर्फ 1 बार। 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। कैसे याद करेंगे? सपा से याद करेंगे, एस से समाजवादी, टी से पंथ निरपेक्ष और ए से अखंडता। प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर फ्रांस। ये भाषा है ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से है। विचार कहाँ से है? अमेरिका से है, पर भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न है कि नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता का असल अर्थ क्या था? दुनिया से कट जाना, शीत युद्ध के दोनों गुटों, सैन्य संधियों से दूर रहना और स्वतंत्र निर्णय लेना, या फिर रूस का साथ देना या युद्ध करना। तो इसका मतलब था दोनों गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र निर्णय करना, अपना निर्णय करना, मतलब ना तेरी टीम में हूँ ना उसकी टीम में हूँ, मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा। ये थ्योरी थी। क्वेश्चन आगे है कि भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, कृष्ण मेमन, यशवंतराव चौहान या जगजीवन राम। आंसर आएगा वी के कृष्ण मेनन। हार की जिम्मेदारी लेते हुए कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति के अनुच्छेद 51 में किस भाग का उल्लेख है? जो विदेश नीति के अनुच्छेद 51 है उसमें किस भाग का उल्लेख है? भाग 3, 4
4A या फिर 5। इसमें भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। 51 शांति डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का आखिरी अनुच्छेद है ये। प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ करा था? पोखरण, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर या ट्राम्बे। ये किया था पोखरण, राजस्थान में। कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी के समय पोखरण में ये धमाका हुआ था। प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। 11 और 13 मई 1998 को वाजपेयी जी ने दुनिया को हिला दिया था। नेक्स्ट है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की दीवार नहीं बल्कि हृदय और आत्मा कहा? ऑप्शन है समानता, अनुच्छेद 32, धार्मिक स्वतंत्रता या शोषण के विरुद्ध। ये था अनुच्छेद 32, हार्ट और सोल। बिना 32 के सारे अधिकार सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है स्वतंत्रता के बाद? ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर असम। ये है उत्तराखंड। 2024 में। गोवा में तो पुर्तगाली टाइम से है और आजादी के बाद कानून बनाकर लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास में है? मूल अधिकारों को सस्पेंड कौन कर सकता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। आंसर आएगा राष्ट्रपति। अब आपातकाल के दौरान यानी 359 जो अनुच्छेद है, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट ही अपने आपके राइट्स जो है 2021 को छोड़कर रोक सकता है सभी। प्रश्न आगे पूछा गया कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस। ये ली गई है जापान से। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, पर हमने जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण प्रश्न 1 कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष। 6 महीने। संसद को साल में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है, लेकिन अधिकतम गैप 6 महीने हो सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। गणतंत्र शब्द लिया गया फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति से हमने ये शब्द लिए थे। लिबर्टी, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, रिपब्लिक है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, सरदार जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर बी आर अम्बेडकर। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों को एक करने का काम सरदार पटेल ने करा था। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता की परंपरा को पहली बार कब तोड़ा गया? ऑप्शन है 1973, 1977, 1980 या फिर 1993। तो ये किया गया था 1973 में। ए एन रे ने पेशवानंद केस के फैसले के बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करके यहाँ पे ए एन रे को सीजीआई बना दिया था। क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 भारत में कितनी बार लगा है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 1 बार भी नहीं या 3 बार। वित्तीय अपाल अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है आपातकाल। शुक्र है आज तक भारत में आज तक कभी भी पैसे का इतना अकाल नहीं पड़ा है। प्रश्न आगे है कि 44वें संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द की जगह कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राजनीतिक संकट या फिर आर्थिक संकट। इसकी जगह जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह है। मोरारजी देसाई ने कहा कि अब बिना हथियारों के विद्रोह पर इमरजेंसी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कब लगाया गया था? 62 में, 71 में या 75 में या फिर कभी नहीं। ये 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। 25 जून 1975 की रात को इंदिरा जी ने आंतरिक अशांति बोलकर देश में ताला लगा दिया था। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 पहली बार भारत में कब लागू हुआ था? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। तो ये है 1962, 1971, 1975 या 1999। ये लगा था 1962 में। भारत चीन जब युद्ध हुआ 1962 में, चीन के धोखे के कारण पहली बार इमरजेंसी लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट है
कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं संशोधन की? 1, 2, 3, 4। तो ये है 2। एक तो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। अनुच्छेद 368 में सिर्फ 2 ही तरीके हैं। साधारण बहुमत वाला 368 के बाहर होता है। प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? ऑप्शन है अनुच्छेद भाग 18, भाग 20, भाग 22 या फिर भाग 15। तो भाग इसमें 20 आता है और अनुच्छेद 368 आता है। ठीक है ना? T20 मैच की तरह संविधान को बदलने का खेल भाग 20 में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रश्न आगे है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड। ये ली गई है ब्रिटेन से। अंग्रेजों ने हम पर राज करा तो हमने उन्हीं का संसदीय सिस्टम अपना लिया। आगे है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 या आयरिश संविधान। सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा सीधा 1935 के एक्ट की कॉपी पेस्ट है। आगे है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या दक्षिण अफ्रीका से? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन से हमने समवर्ती सूची लिया। फिर है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आयरलैंड से। आयरलैंड ने के लोगों ने हमें डायरेक्शन दिया यानी नीति निर्देशक तत्व दिए। फिर है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस चली हुई थी? 100 दिन, 114, 120 या फिर 165। इस पे चली थी 114 दिन। ड्राफ्ट पर टोटल 114 दिन की लंबी बहस चली थी। आगे की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। आंसर आएगा 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पेश करा था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से ये पास हुआ था। फिर है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 2007, 2011, 379 या 299। तो इसमें थे 211। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था इसलिए केवल 211 सदस्य ही शामिल हुए थे जिसमें 9 महिलाएं थी। तो ये पॉलिटिकल साइंस के आपके क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब जितने भी आपके एग्जाम में दिन पड़े हैं उनके पहले पहले कोशिश ये रहेगी कि साइको के क्वेश्चन अपन कर लें आए हुए। ठीक है ना? आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम देख लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।